हेलो सर। हमने जो बिहार पर अपनी वीडियो बनाई थी और जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक हमारी भविष्यवाणी हुई। और अब हम बंगाल पर भी विवेचना करेंगे। बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत हाई वोल्टेज इलेक्शन है। और 2 बार कोशिश की बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को हटाने की, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, और ममता बनर्जी कितना बड़ा चैलेंज फिर से दे पाएंगी मोदी जी को? देखिए गौरव सर, इसमें हमें शुरू में हमको बंगाल के जो पॉलिटिकल एक वहाँ पे वातावरण है उसको समझना होगा कि ये कब से और कैसा चला आ रहा है। बंगाल जो है इसका सीपीएम का गढ़ है, मार्क्सवादियों का गढ़ है। अब उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई भी जो सनातन वाली पार्टी है, बीजेपी है, ये यहाँ पर नहीं आ पाई है। पहले सीपीएम का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था। उसको हटाने के लिए पहले ममता दीदी भी कांग्रेस में ही थी, तो उसको मार्क्सिस्ट को हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की और कांग्रेस मार्क्सिस्ट की सरकार रखना चाहती थी। इस चक्कर में इन्होंने अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली और ये तृणमूल कांग्रेस बना ली। तो अब यहाँ पर जो वोट हैं वो इस ढंग से विभाजित हो गई हैं कि एक तो मोमडन्स की वोट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वो वहाँ पर जो है पूरे ढंग से ये चाहते हैं कि ये बंगाल का जो वातावरण है पश्चिमी बंगाल का, वो बिल्कुल एक देश में जैसे कोई अलग हिस्सा हो जाता है वैसा बना रहे सर। सर, आप तो जानते ही हैं मैं बहुत कटु सवाल पूछता हूं। अब जो बिहार में एसआईआर हुआ, विपक्ष पूरा चिल्लाया कि एसआईआर बीजेपी बहुत गलत कर रही है। और उस एसआईआर के बाद बिहार में इतनी प्रचंड जीत हुई बीजेपी की कि अब वो इतनी कॉन्फिडेंट है इस एसआईआर को लेके। अब वो इसे बंगाल में भी करा रही है, वो केरल में भी करा रही है, जहां ये दोनों राज्य वो आज तक कभी नहीं जीत पाई। तो क्या इस एसआईआर का फायदा उसे बंगाल में भी मिलेगा? देखिए मेरा जो आकलन है वो ये है कि एसआईआर के बदौलत बिहार में नहीं जीती है बीजेपी। बीजेपी तो हमेशा वहाँ से सत्ता में भागीदार रही है नीतीश कुमार जी के साथ में। और नीतीश कुमार जी जब उसके साथ आ गए थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ कर अपनी रणनीति बनाते हैं। वो चाहते हैं कि सेंटर में और राज्य में दोनों जगह अपना वर्चस्व रहे। तो अगर सेंटर से तालमेल नहीं करेंगे तो फिर उनको राज्य में कोई सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए वो बीजेपी के साथ आ गए। अपने दम पर बीजेपी नहीं आई है बिहार में भी। लेकिन यहाँ की लड़ाई बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही दुधारी तलवार है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ कि बीजेपी के लिए आसान रास्ता नहीं है। उसकी जो और बात है वो आगे हम चर्चा करेंगे। बिहार में भी ऐसा ही लगा था कि उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन 2/3 बहुमत से जीत गई है। बंगाल और केरल में भी ऐसा ही लग रहा है कि आसान नहीं है, लेकिन केरल में अब की बार जो एमसीडी का वहाँ चुनाव हुआ उसमें तिरुवनंतपुरम उसने जीत लिया है। और एक जो कहते हैं कि चिंक इन द आर्मर, एक जो आर्मर है उसमें एक सेंध लगाने का काम पहली बार बीजेपी ने किया है। और वहाँ जो मार्क्सिस्ट और सीपीआई की सरकार है वो पहली बार उसको हटाते हुए वहाँ पे एक तिरुवनंतपुरम की सीट उसने जीती है, वो पूरा वार्ड उसने जीता है। तो बंगाल में भी क्या कुछ इस बार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, 2 बार से 10 साल से अब ममता बनर्जी को हो गए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जो एसआईआर और जो बीजेपी की एक नई रणनीति, क्या ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगी इस बार ममता बनर्जी की सरकार को हटाने में? देखिए मैं इसमें एसआईआर तो मैं बिल्कुल वैलिड चीज़ मानता हूँ। मैं उसमें ऐसा नहीं मानता कि उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। उसमें तो जो वोटर डेड हो गए हैं या वोटर कहीं चले गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, उनकी वोट काटी जाती हैं। उसमें ये नहीं देखकर काटी जाती हैं कि ये हिंदू की वोट है कि बीजेपी की वोट है कि ये तृणमूल की वोट है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो सब कहने सुनने वाली बातें हैं। ऐसे ही ईवीएम के ऊपर भी बोलते रहते हैं कि भाई ये इसमें गलत हो गया, ये हो गया। तो वो गलत कहाँ होता बताओ। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए कॉरपोरेशन के, उसमें बीजेपी और उसका जो गठबंधन है वो बहुत बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीता। तो उसमें तो बैलेट के द्वारा हुए। अब बोलो तुम, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बैलेट में कहाँ से गड़बड़ होगी। तो ये तो अपना मुंह छुपाने के लिए, जिसको फेस सेविंग कहते हैं, ऐसे आदमी कुछ ना कुछ बोलता है। लेकिन मेरा जो आकलन है वो ये है कि अब की बार बीजेपी के चांसेज बहुत ज़्यादा इसलिए बन गए हैं क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता हो गई है। यही मेरा और अगला सवाल बनने वाला था, और मैं ज़्यादा जानकारी इस सवाल में ही लूँगा कि अब जो बांग्लादेश, जो कि बंगाल जो है एक सीमावर्ती राज्य है बांग्लादेश से लगा हुआ, और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। और वहाँ पर ये खबरें आ रही हैं
कि यूनुस की सरकार में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो गया है वहाँ के यूथ का, वहाँ की जेन जी का, और जो वहाँ की माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी, उस पर बहुत अटैक हो रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का जो असर है वो बंगाल में मिलेगा उस चुनाव में? क्या बीजेपी इस चीज़ को भुना पाएगी? देखिए गौरव सर, बीजेपी तो इस चीज में माहिर है कि हर छोटे से छोटे मुद्दे को वो भुना लेती है, और ये तो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको कैसे छोड़ देगी बीजेपी। वहां पर आप देखिए कि जिस युवक की हत्या हुई है, योगी जी का भाषण सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि दलित युवक था। उन्होंने तो यहां तक की भी कोशिश की है कि जो ये दलित वोट हैं वो विपक्ष के पास नहीं जाने चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज तो वहाँ के जो पश्चिमी बंगाल के हिंदू हैं उनके मन में है कि यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो सही रहेंगे, वरना तो हमारा हाल गलत होने वाला है। जो बड़े बड़े लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो ही बीजेपी में हैं इस समय। उन्होंने ही अपना कैडर खड़ा किया हुआ है। बहुत सारे लीडर हैं ऐसे कि जो ममता दीदी के साथ थे और वो छोड़ करके और अब बीजेपी के साथ हैं, बहुत बड़ी पोस्टों पर हैं। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस चीज़ को तो नहीं छोड़ेगी कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम का है, लेकिन बीजेपी और भी बहुत सारी चीज़ों को, अभी देखिए समय के साथ साथ क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी जब लास्ट में निकालते हैं अपने हथियारों को, तो वो सामने वाले को बेबस कर देते हैं। वो चीज़ें मैं कहता हूँ होंगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, वो चीज़ें भी होंगी। जी, आप सही कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़े वहाँ के लीडर थे जो फिलहाल बीजेपी में हैं। और एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो और राज्य हैं जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ इंडी गठबंधन जैसे भी हो मिलजुल के उसने लड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब बात ममता बनर्जी की आती है तो वो इंडी गठबंधन को पूरा दरकिनार कर देती हैं और खुद को वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन में रखती हैं। तो क्या यहाँ बंगाल में इंडी गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं क्या वो उनकी सपोर्ट में दिखेंगे? क्या वो उनके लिए रैलियां करेंगे या ममता बनर्जी बिल्कुल अपने दम पर लड़ेंगी? ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। सर, आप एक बात बताओ, हरियाणा में इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने क्या किसी से गठबंधन किया? यहाँ कांग्रेस का वजूद था। राजस्थान में इलेक्शन हुए, क्या कांग्रेस ने किसी से गठबंधन किया? मध्य प्रदेश में हुए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने साफ बोल दी कि अखिलेश वखिलेश को हम नहीं जानते, जबकि अखिलेश तो मध्य प्रदेश के पास में बैठे हैं, यादव वोट भी है वहां पे। तो बंगाल में आप ही बताइए कि क्या तो राष्ट्रीय जनता दल का महत्व है वहां पर, क्या अखिलेश जी का महत्व है वहां पे, या क्या ये केजरीवाल जी के साथ में एक वोट है वहां पे? तो इनका कोई वजूद नहीं है, ना ही इनका कोई महत्व है वहां पे। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का वजूद पहले था। अब अधीर रंजन चौधरी जी वहां के बहुत सुलझे हुए नेता थे कांग्रेस के, वो पहले से ही रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो बराबर इस कोशिश में थे कि कांग्रेस अपनी जमीन पर खड़ी होकर लड़े, लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी जी ने और इन्होंने उनको दरकिनार कर दिया और ममता दीदी के साथ रहे। तो कांग्रेस का तो वहाँ कोई वजूद ही नहीं है, वो उसको तो एक सीट भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो वो ममता दीदी ही इलेक्शन लड़ेंगी और दूसरी साइड से बीजेपी। अब कल को वहाँ कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी कि भाई मुझे भी आधी सीट दे दो, तो कौन दे देगा आप बताओ? या शिवसेना कहने लगे कि नहीं जी हमको भी 50 सीट दे दो या 10 सीट दे दो। वहाँ कहीं कुछ नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और ममता बनर्जी की। अब देखो इसमें तो कितने आप इस कितने चीज को भी रूल आउट करते हैं कि कोई कैंपेनिंग करने भी नहीं आएगा? जैसे राहुल गांधी हुए या अखिलेश यादव हुए, क्या वो ममता बनर्जी के हक में कहीं कैंपेनिंग भी नहीं करेंगे? देखिए, कैंपेनिंग तो नेताओं का काम है कि वो सब कैंपेनिंग ही करते हैं। उनके लिए तो ये एक उत्सव की तरह होता है कि अपना जय जयकार होगी, अपना घूमे फिरे एंजॉय किया, ये उनके लिए कैंपेनिंग तो एक अवसर होता है। उनकी कहीं कोई, अब ये मान लो चले भी जाएं, घूमेंगे फिरेंगे अपना बात करेंगे, लेकिन इनके कहने से आप ही बताओ कि अगर 100 वोट पे भी फर्क पड़ता हो तो बताओ कि भाई वो वोट इनके साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं जी, उस जिले की वोट, और अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे और उनको तोड़ देंगे। कहीं कुछ नहीं होता है। अखिलेश यादव बिहार में कुछ नहीं कर पाए, आप बताओ उनको। नहीं, दरअसल ये जैसे इंडी गठबंधन वो अपना बना के रखे हुए हैं तो वो उसको एक मजबूती दिखाने के लिए सिंबॉलिक तौर पे वो कैंपेनिंग जरूर करते हैं। हमने बिहार में देखा कि तमिलनाडु के स्टालिन वहाँ पे आए, जबकि बिहार में उनका कोई रोल नहीं बनता, लेकिन एक सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि इंडिया अलायंस के सभी नेता कहीं का भी इलेक्शन हो वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के मामले में चीज़ें बड़ी अलग दिखाई देती हैं। राहुल गांधी से भी अपने आप को वो ऊपर प्रोजेक्ट करती हैं। तो क्या ये सबसे बड़ी जो मुसीबत है इंडिया अलायंस के लिए, उनकी एकता के लिए? देखिए, इंडिया अलायंस नाम की अब कोई चीज नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी साहब कह चुके हैं कि ये कोई चीज अब शेष नहीं बची है, इसमें सिर्फ अपनी ईगो है
कि जो जहां का छत्र बरदार है वो वहां अपना बनना चाहता है। ममता बनर्जी तो खुद बनना चाहती हैं इसके अध्यक्ष। ये उनके जो अपने आदमी हैं, केजरीवाल उनका खास आदमी है बिल्कुल ममता बनर्जी का। तो उन्होंने तो उसके द्वारा कहलवाई है, अखिलेश यादव के द्वारा कहलवाई है कि भाई ये हो जाने चाहिए। ममता बनर्जी हैं ऐसी जो टक्कर दे सकती हैं, इसको राहुल को हटाओ, ममता बनर्जी को बना दो। तो लेकिन ये केजरीवाल जी अगर वहां जाएं तो ये सिर्फ एक ये है, केजरीवाल वहां चलेगी, उससे कोई भी फर्क नहीं है, 2 वोट पर फर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चले जाने के लिए कौन रोक रहा, कोई भी जा सकता है, सब फ्री हैं। कल को नीतीश कुमार जी भी जाएंगे और भी जाएंगे, एनडीए वाले सब जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नेताओं का काम है, लेकिन फर्क नहीं आएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं बीजेपी के हक में, और वो कई बार हर जगह गए भी हैं, कैंपेनिंग भी की है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बिहार था, उसमें जो इलेक्शन लड़ा है वो जातिवाद पर था, तो क्या बंगाल में ये धर्म के नाम पर होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा, या इसमें कुछ और गणना भी हो सकती है? देखिए जी, इसमें मेरा तो बिल्कुल जो इनपुट है वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल और दूसरी चीज ही नहीं है। बिहार में तो फिर भी विकास की बात चली थी और रोजगार की बात चली थी या कुछ और चर्चा चली थी। यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर है कि भाई यदि एक रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो पश्चिमी बंगाल बिल्कुल ही बांग्लादेश बन जाएगा। एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से तो ये कोशिश रहेगी, ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि तुम सब हमारे साथ रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तुम सबके लिए यहाँ पर टॉर्चर किया जाएगा, तुमको बांग्लादेश भगाया जाएगा और तुम्हारे लिए यहाँ पे बंदी खाने बना दिए जाएंगे। तो ये कोशिश दोनों तरफ से रहेगी। एक सवाल आपने जो किया हेमंत बिस्वा शर्मा का, वो इन सबसे अलग हटकर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जी वो इंडिया लेवल के आदमी हैं। वो ऐसे नहीं है योगी जी कि भाई योगी जी कहीं जाएंगे और वो घूम फिर कर चले आएंगे। वो जहां जाएंगे, जहां स्पीच करेंगे, बिल्कुल उनको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन वो जहां जाएंगे 10-5 हजार वोट, 2-4 हजार वोट हर हालत में अपने स्पीच के द्वारा वो लोगों को इतना इमोशनल कर देंगे। वो ही हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब वो सेकंड योगी मान लो उनको, कि वो जहां जाएंगे वो इस ढंग की बात करेंगे, वो बहुत ही मजबूती की बात करते हैं। तो वो हिंदू वोट को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। वो मोदी जी के बाद में और इनके ये अमित शाह जी के बाद में योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा वो ही ऐसे हैं कि जो बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं और वो वोटों को मोबिलाइज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट भारत की राजनीति पर, जिन्होंने एक पैर में अपनी चप्पल पहनी हुई थी और दूसरे पैर में उन्होंने मेरी चप्पल पहनी हुई थी। देखो सर राजनीति में हमेशा ये होता रहा है कि कोई भी एक जगह पर नहीं रहता है। यहाँ पर हर चीज में हर बात के 2 मतलब होते हैं और ये चर्चा हम नेक्स्ट एक और सेशन में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी अछूते रह गए हैं, उन पर हमारी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 में आएंगे, क्योंकि ये चर्चा काफी लंबी होगी। बंगाल के चुनाव पर और आगामी चुनावों पर काफी अच्छी चर्चा होने वाली है। काफी टॉपिक अभी अनछुए रह गए हैं, तो उन्हें हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।